नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फानिया देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। कल पुलिस और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी। घटना में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक विलेज डिफेंस गार्ड की मौत हो गई थी। वहीं घटना के बाद इलाके में घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कर्नाटक के बंगालकोट में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। साथ ही ये दावा भी किया है कि वो देश को तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति भी बनाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने जनता से सवाल पूछते हुए कहा है कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति कौन बनाएगा? आपका एक वोट बनाएगा। हम भारत को स्किल सेंटर बनाएंगे और यहाँ संकल्प वेकेशन और मौज मस्ती में जिंदगी गुजारने वाले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो विजन चाहिए और विजन के लिए जिंदगी खपाने के लिए मोदी का विजन भी क्लियर है और मोदी का जीवन भी ऑल टाइम क्लियर है। 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को पीएम मोदी पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि वो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया है। जोंधले ने कोर्ट से मांग की है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री पर 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे। साथ ही पीएम मोदी को धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने से रोकने के लिए निर्देश भी दिया जाए। उत्तर पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले दिल्ली में एक रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। इस मौके पर योगेंद्र चंदोलिया ने केजरीवाल पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अब केजरीवाल का खेल खत्म हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अभी जेल में हैं, बाहर आएंगे तो मुझे तो लगता नहीं है कि लोग उनकी सुनेंगे। अब खत्म मामला, एक और हो गई है उनकी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने सोमवार को रोड शो किया है। स्मृति ईरानी ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले एक रोड शो भी किया, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि आपने हम सबकी शोभा बढ़ाई है और अब आप अपना आशीर्वाद दें। आपने यात्रा में हम सबकी शोभा बढ़ाई है। अब आप अपना आशीर्वाद दें कि जो इतिहास आपने भी रचा भव्य विजय का, जो 2024 में जीत का बिगुल अमेठी की इस भूमि से ऐसा बजे कि इसका गुंजन, इसकी गर्जना पूरे विश्व में हो। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा लखनऊ में कहा कि राहुल गांधी हमेशा अपने गलत बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने राहुल पर भारत के इतिहास और भूगोल की सही जानकारी नहीं होने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने आगे कहा है कि मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि राहुल गांधी बोलते समय उन राजाओं के योगदान को क्यों भूल गए जिन्होंने भारत को बनाने में योगदान दिया है। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं। जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है,
वे इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां करेंगे ही। खासतौर पर जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र की अग्निवीर योजना पर एक बयान दिया है। अखिलेश ने कहा है कि मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हैं अग्निवीर जैसी नौकरी समाप्त करके पहले जैसी भर्ती शुरू कराने का काम करेंगे। फौज की पहले जैसे भर्ती होती थी वो बंद कर दी और ये जो अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं और फौज के लोगों से जो रिटायर हैं उनको तो सम्मान मिलता है, पेंशन मिलती है, सब कुछ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये अग्निवीर जैसी नौकरी समाप्त कर करके पहले जैसी भर्ती शुरू कराने का काम करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को गुजरात के पाटन में कांग्रेस कैंडिडेट चंदनजी ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया है। अगर आप 25 बार भारत के किसानों को कर्ज माफ करें, मतलब 25 साल के लिए हर साल माफ करो, तब 16 लाख करोड़ बनाता है। वहीं 22 लोगों का इन्होंने 16 लाख करोड़ माफ किया है। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करो, मतलब 25 साल के लिए हर साल माफ करो, तब 16 लाख करोड़ रुपए बनता है। और 22 लोगों का, भाई और बहनों, 22 लोगों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया, 24 साल का मनरेगा का पैसा, 25 साल का किसान कर्जा 22 लोगों को। हिंदुस्तान में 1% लोग 40% धन कंट्रोल करते हैं। नैनीताल के जंगल में लगी भीषण आग पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है। धामी ने कहा है कि हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। आर्मी और अन्य लोगों सहित सभी सामाजिक संगठनों से हमने आह्वान किया है और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आर्मी का भी और अन्य लोगों का भी, सभी सामाजिक संगठनों से भी हमने आह्वान किया है। मंगल दलों से, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्रामीण लोग, जो उस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, सबका जन सहभागिता के साथ सबका सहयोग लिया जाए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। हैदराबाद लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता विपक्ष पर फर्जी वीडियो फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को बीजेपी पर झूठे आरोप लगाने की आदत है। उन्होंने आगे कहा कि SC, ST और OBC आरक्षण खत्म करने के लिए जिन लोगों ने फर्जी वीडियो फैलाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं भाजपा ने ही द्रौपदी मुर्मू, जो एक अनुसूचित जनजाति से आते हैं, को राष्ट्रपति बनाया है। OBC और कांग्रेस जैसी पार्टियां देश में गलत संदेश फैला रही है। ये लोग गलत बात करना, वीडियोस को एडिट करके गलत वीडियोस आवाम के अंदर पहुंचाना और लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाना, खास कर कर बीजेपी के ऊपर जो लोगों के हित में काम कर रहे हैं, इनका ये जिंदगी का आम आदत हो गया है, दिन का दिन आदत हो गया इनका। ऐसा कहीं पे भी बीजेपी के सरकार का कोई अधिष्ठान ने आज तक ये नहीं कहा है कि SC, ST, OBC किसी का भी रिजर्वेशन निकालेंगे। जो ये लोग गलत बात करते हैं वो इस मुद्दा पे निकाल के बात कर रहे थे जो बेंगलोर में हुआ था, जहां पर ये लोग 4% की रिजर्वेशन मुस्लिमों को देने के बाद कह रहे थे। वहां पे ये लोग गलत फायदा उठा रहे थे हर बात का।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोठागू डैम पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव का समय है और मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। बीजेपी अकेली पार्टी है जिसके पास देश को आगे ले जाने की दृष्टि है और हम पीएम के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं। चुनाव का समय है, दिस इज द टाइम ऑफ इलेक्शन, और मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसके पास देश और प्रदेश को आगे ले जाने का दृष्टि है, विचार है, मन है, मंतव्य है, तो वह भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी है। मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब खबर है कि अक्षय बम बीजेपी में शामिल होंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नाम वापसी के आखिरी दिन इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया है। वो विधायक रमेश मेंदोला के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद से कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अक्षय बम बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अक्षय कांति बम के साथ एक फोटो भी शेयर किया है। वहां उन्होंने लिखा है कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री का आरक्षण को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। एक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री ने कहा है कि आरक्षण को किसी ने हाथ लगाया तो हाथ जला देंगे। उनके बयान के बाद जमकर बवाल हुआ। दरअसल रविवार को राजगढ़ में मंडावर में मेघवाल समाज के विवाह कार्यक्रम में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मंच से कहा कि अगर किसी ने आरक्षण को हाथ लगाया तो उसके हाथ जला देंगे। मंत्री के इस भाषण से मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर बवाल कर दिया। वहीं अब मंत्री के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। आरक्षण को कोई हाथ लगाते तो देखे, जला देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसा है। चौहान ने कहा है कि कांग्रेस में ना तो कोई दिशा बची है और ना ही कोई दृष्टि बची है। वे गलत निर्णय ले रहे हैं जो उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। कांग्रेस में ना दिशा बची है और ना दृष्टि बची है। एक के बाद एक गलत फैसले कांग्रेस कर रही है। ऐसे फैसले जो कांग्रेस को पूरी तरह से रसातल में ले जा रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इसलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। अच्छे सारे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में इंदौर सीट के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नाम वापस लेने के बाद अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में गठबंधन किया है। इन दोनों को दोबारा सोचना चाहिए कि जनता ही नहीं, उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं है। पूरा राज्य मोदी में है। वापस लिया है, ये है मुझे इस बात का और भी आनंद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फॉर्म वापस लिया है, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। मुझे ये बताते हुए थोड़ा आनंद भी आ रहा है इस नाते से भी कि समाजवादी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दूसरे से गठबंधन किया था। आपकी जानकारी के लिए, पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा है कि गृह मंत्री कुछ भी बयान देते हैं, देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं और छत्तीसगढ़ के सीएम तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, मुन्नी बाबा बने हुए हैं। सवाल पूछते हुए शुक्ला ने कहा है कि किस लेवल में बात करना चाहते हैं, लोगों के लिए क्या नीति बनाई है, क्षेत्र के विकास के लिए क्या नीति बनाई है, पहले स्पष्ट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सल मामले में मति भ्रम की शिकार।
गृह मंत्री कुछ बयान देते हैं, प्रधानमंत्री कुछ बयान देते हैं, मुख्यमंत्री तो बेचारे कुछ भी बोलते ही नहीं है, मौनी बाबा बने हुए हैं। जो उनको स्क्रिप्ट लिखा जाता है उसके अलावा एक शब्द नहीं बोलना चाहते। अरे भाई, आप कभी बोलते हैं कि नक्सलियों के मारे में घुस के मारेंगे, कभी बोलते हैं नक्सलियों से बातचीत करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। आपकी नक्सल नीति क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? यदि बात करना चाहते हैं तो किस लेवल पे किससे बात करना चाहते हैं? आपने किसको प्रस्ताव भेजा है? आपके प्रस्ताव पे क्या हुआ? कभी आप बोलते हैं कि नहीं हम घर में घुस के मारे, तो पहले आप अपनी नक्सल नीति तो स्पष्ट कीजिए। आप वहाँ के लोगों के लिए आपकी क्या नीति है, उस क्षेत्र के लिए आपकी क्या आर्थिक नीति है? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।